55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। डॉक्टर इकबाल बर्की साहब ने अपनी पेशकश से कबल ही कह दिया था, ये उस सिलसिले की तीसरी कड़ी है, चौथी कड़ी है। संतराश उन्वान पर ये आपने चौथी मरतबा जो है कलम उठाया है और आपके सामने पेश किया है। आपके सामने है, आप जो भी तबसरा करना चाहें इजाज़त आइए सर। अहमद अली ऐसे आइए। अरे चाय वाले से गुजारिश है कि चाय भी दायरा नसरी अदब की ये भी एक खासियत रही है कि यहाँ पर आने वाले हाज़रीन को चाय भी दी जाती है। और अभी अभी हमारी अपनी इस महफिल में जो है अहमद अयूबी साहब तशरीफ लाए हैं, जो कि जमूर हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, फाल प्रिंसिपल हैं और दिन रात एक किए हुए हैं। आपको 24 घंटा भी कम पड़ता है जहाँ तक मुझे मालूम है। बहरहाल आपने वक्त निकाल कर जो है हमारे अदारे को जो है ताकत देने का काम किया है। तशरीफ लाए, आपका इस्तेकबाल है। चाय दी जाए और तबसरा भी जारी रखा जाए। आप आ रहे थे तो आइए ना। नहीं, अब आ गए ना आप। अच्छा ठीक है। इकबाल बर्की साहब ने जो उन्वान दिए है संतराश, ये लफ्ज सुनकर जहन में क्या आता है? चीनी, चीनी, हथौड़ी, पत्थर, है ना। अब वो लड़का खेलते जाते रहता है और पत्थर पे पत्थर मार के लक्ष्य निगारी करता है। ये बात समझ में नहीं है। सुनो जा, वो पत्थर उड़कर उसको जाके लगता है एक आदमी, है ना, और वो नहीं उसको फेंक कर मारता है तो उसको लग गया था सर। तो ये पूरी कहानी वहीं से आई। तो मुझको जरा सा ये फील हुआ कि यार ये ऐसे कैसे। हाँ समझे नहीं है। वो एक हाथ में पत्थर है, दूसरे हाथ में पत्थर उसको तोड़ रहा है। तो अच्छा चलो ठीक है। तो कई टुकड़े हो गया, जो चाहता था वो नहीं हो सका, वो गया। तो ये हाथ वाला पत्थर, चलो ठीक है, ठीक है। आपकी इस बात से आगे बात बढ़ाता हूँ मैं कि भाई हाथ में लेकर पत्थर में तोड़ रहा है। तो सभी जानते हैं एक जमाने से ये हुनर है संतराशी का कि पत्थर से पत्थर नहीं तोड़ा जाता, छीनी हथौड़ी से पत्थर तोड़ा जाता है। तुम पत्थर से पत्थर में कोई नक्श निगारी कर ही नहीं सकते। तुम जब पत्थर में मारेंगे टूट जाएगा, पत्थर मारेंगे टूट जाएगा। और वो इतना काबिल रहता है, इतना हुनरमंद रहता है कि इतना बेहतरीन मुजस्समा बनाता है कि सब उसकी तारीफ करते हैं। जाहिर के बाद उसके पास इतना दिमाग था, जिस शख्स के पास इतना दिमाग है वो पत्थर से पत्थर नहीं तोड़े। अच्छा दूसरी बात, एक जगह और है। एक जगह ये है कि भाई वो एक बड़े पहाड़ से एक बड़ी सी चट्टान अलग कर लेता है। ये जुमला गौर करो है, ये है ना। तो मुझे कहना ये है कि वो लड़का अकेला है ना। एक अकेला शख्स एक पहाड़ से बड़ी सी चट्टान कैसे अलग करे मुझे बताओ। अगर ये ऐसा बोलते कि भाई उसी चट्टान में उसने छीनी हथौड़ी से एक शेर की शक्ल दे दी तो समझ में आ जाती है, या फिर उसको तराश कर उसको अलग निकाल दिया तो भी समझ में आ जाए। क्योंकि करते 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 तो निकाल लेता हूँ, लेकिन वो पहले ही बड़ा सा पत्थर चट्टान में निकाल लिया तो ये बात भी जरा सा जहन में नहीं आई। बस इतनी कहना मुझे। अफसाना इन्होंने बहुत अच्छी तरीके एक अल्फाज बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, बहुत बेहतरीन तरीके उसकी अफसाने की कहना चाहिए बंदिश की है, बहुत अच्छा लगा, उसको मुबारकबाद। हाँ बोलिए मास्टर साहब, आ जाओ ऐसे। मैं किसी के ऊपर तनकीद नहीं करूँगा, लेकिन कहानी के बारे में हमारे एक दोस्त ने एक रिमार्क दिया था। वो रिमार्क ये था कि कहानी को लेबोरेटरी में ले जाकर नहीं टेस्ट किया जाता। यहाँ सब कुछ मुमकिन है। कहानी है यानी उसमें सब कुछ मुमकिन है। वो कुछ भी हो। अब वो कहानी तो उन्होंने इस तरीके से बनाई कि पत्थर फेंक के मारा
किधर भी किसी को मारने का इरादा नहीं था और मर गया कोई। इस तरीके से उन्होंने बनाई है। पत्थर फेंकने का कोई दूसरा मौका में अभी पैदा किया जा सकता है। अभी किताब छपी नहीं है, कहानी मंजर आम पे आई नहीं है, किया जा सकता है। अच्छा तब से है ना, मशवरा अच्छा है। हाँ वही है। दूसरी बात ये कि हजरत ने आज जो कहानी पेश की है वो मेरे मिजाज के मुताबिक पेश की। मैं ऐसी ही कहानियों को पसंद करता आया हूँ और मैं वैसे ही लिख सकता हूँ। मुझको तुम बोलेंगे कि यार वैसे लिखो वैसे लिखो वैसे लिखो, तो वैसी वैसी मुझसे लिखी जाएगी। जो चलन मेरा चलता आ रहा है मैं वैसे ही लिखता हूँ। आज उन्होंने मेरी मर्जी के मुताबिक कहानी उठा के लाई है, बहुत शानदार कहानी। संतराश के जरिए से जमाल जाती जो हिस्स होती है इंसान के अंदर, उस हिस्स का कितना शानदार मंजर उन्होंने पेश किया है। बादशाहों के यहाँ, अमीरों के यहाँ, मैं तो बोलता हूँ कि ये जो जमात जाती हित होती है ना, ये हर इंसान के अंदर होती है। गरीब इंसान के यहाँ भी होती है। वो अपने बस पर जमात जात की तस्कीन करता है। ऐसा नहीं है कि उसको मुजस्समा नहीं नसीब है तो दूसरा नहीं करता है। दूसरा भी कुछ ना कुछ करता है। कपड़ा खरीदने जाता है, डिजाइन पसंद करता है, ये जमात जाती हिस्सी है। ऐसे जिंदगी के हर मरहले पर हर आदमी खूबसूरत चीज को पसंद करता है, इसको जमाल जाती कहते हैं। और ये हर इंसान में कम ज्यादा होती ही है। कोई ये ना बोले कि मेरे अंदर नहीं है। बहरहाल उनको इतनी शानदार कहानी पर मैं मुबारकबाद दूंगा। उसमें और भी बातें हैं कहानी में जो मुझे अभी याद नहीं है। वो तबसरा करने मोहतरम डॉक्टर इकबाल बख्शी साहब ने इब्तिदा में जो दावा किया था उसका उन्होंने हक अदा कर दिया। और कहानी में जो उनकी रवानियत तसलसल है और एक मंजर निगारी जो उन्होंने पेश की, मैं कामयाब कहानी पर उनके मुबारकबाद पेश हुए। मैं थोड़ा सा ये शफीक मोहसिन को वजाहत करनी थी, वो पहुंचे नहीं वहां तक। वो लड़का, उसकी फितरत ही है, यानी वो संतराशी उसके खून में। तो पत्थर से, यानी जब उस नौजवानी की उम्र में वो खेल रहा है तो भी उसको तराश कराता है। वहाँ जब जाता है तो इब्तिदा में वो दूसरे मजदूरों के साथ वो काम करता रहता है, लेकिन उसका दिमाग चलता रहता है और दारोगा से सामान मंगाता है। तब वो चट्टान को अलग करता है, बगैर सामान के नहीं करता है। सामान आ जाता है तो उसको सब समझते हैं कि अब इसको कहाँ से मैं काटूंगा, किधर निकलेगी, कहाँ आएगी। उसका वो शऊर बेदार हो चुका था। ये इतनी बारीक बारीक वजाहत नहीं, वो बच्चा वहाँ इतनी फास्ट एडिटिंग तो बच्चा समझते ही है कि क्या है। बड़ी चट्टान का भी वजाहत कर दूं, पहाड़ से बड़ी चट्टान काट लेता है। वही बताना। शेर तराश बैठा हुआ शेर, कितनी बड़ी चट्टान लगेगी, तो उतने काट के नहीं निकाल लिया। अब मैं मीटर से गिन के बताऊं कि उसमें 3 इंच 6 मीटर दाएं से बाएं से, इस तरीके से कहानी तो मैं लिख रहा था। पत्थर हजरत बहुत वजनदार होता है। थोड़ा सा इतना बड़ा पत्थर है आदमी उठा नहीं पाएगा। इतना बड़ा पत्थर है कि आदमी उठा नहीं पाएगा। आपने कहा चट्टान काट लेता है, पहाड़ से बड़ी चट्टान काट वो ऐसे कर दिया। बहरहाल तनकीद और तबसरे के जरिए से जो है हम तख्लीकात में जो है और निखार पैदा करते रहते हैं। आइए यहाँ पर अगले कलमकार की हैसियत से मैं मदू करना चाहूँगा डॉक्टर मुख्तार अंसारी साहब, ये तशरीफ लाए और अपनी तहरीक पेश करें। अफसाने का उन्वान है बांसुरी।
सुबह नाश्ते के वक्त अगर अखबार पढ़ने को ना मिले तो नाश्ता करने का मज़ा नहीं आता। आज जाने क्यों हाकर अखबार डालना भूल गया। क्लिनिक जाते वक्त रास्ते में अखबार ले लूँगा, मैंने दिल में सोचा और जल्दी जल्दी नाश्ते से फारिग होकर अपने क्लिनिक के लिए निकल पड़ा। क्लिनिक पहुंचकर मैंने देखा अम्मा जी का ठिया आबाद है। क्लिनिक के सामने बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठकर अम्मा जी भीख मांगे करती थी। पास ही जुम्मन भटियारे का तनूर दहकने लगा था। तनूर से निकलती गर्मा गर्म रोटियां और भटियार खाने से अनवा अफसान के खानों की खुशबू फजा में बिखर गई थी। ग्राहकों की आमद भी शुरू हो गई। यहाँ अम्मा जी को अच्छी खासी भीख के साथ खाने भी मिल जाते थे। अम्मा जी ने मुझे देखा तो क्लिनिक में आ गई। बोलो अम्मा जी, तुम्हारी तबीयत को क्या हो गया, क्या चाहिए तुम्हें? मैंने अम्मा जी की तरफ कुर्सी का इशारा करके पूछा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो कुछ देना है मेरे बच्चे के लिए दे दो। हमेशा की तरह दवाइयाँ देना, अम्मा जी ने कहा। मैंने अम्मा जी की तरफ देखा। थका मांदा चेहरा जिस पर हमेशा एक मुर्दनी सी छाई रहती, जिस्म पर गोश्त कम, हड्डियाँ ज़्यादा नजर आती थी। पूरे जिस्म को झुर्रियों ने लपेट रखा था। 65 बरस की उम्र में कमर बिल्कुल झुक गई थी। न जाने कितनी बीमारियां पाल रखी थी, मगर कभी भी अपने लिए दवाएं नहीं मांगी। सिर्फ अपने बच्चे के लिए दवाएं मांगा करती थी। गुज़िश्ता 10 वर्षों में सिर्फ एक बार जब उनकी आंखों में मोतिया उतर आया था, मुझसे जिद करके अपनी आंखों का ऑपरेशन करवाया था। मुझे याद है तभी उन्होंने आंखों के ड्रॉप, दवाएं और चश्मा बनवाया था। ठीक है, तुम बरामदे में जाकर बैठो, मैं दवाएं देता हूँ। क्लिनिक में मरीजों की भीड़ होने लगी थी। मरीजों के मुआयने और इलाज मुआलजे से फारिग होकर मैंने अम्मा जी की जानिब देखा। वो अब भी बरामदे में बैठी थी। मैं आज अम्मा जी के बारे में सब कुछ जानना चाहता था और करीब की कुर्सी पर जा बैठा। हाँ तो अम्मा जी, क्या दूँ तुम्हें? मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो देना है मेरे बच्चे के लिए दे दो, अम्मा जी ने हमेशा की तरह जवाब दिया। मैं हमेशा तुम्हारे बच्चे को बगैर मुआयने के दवाएं देता हूँ। कभी कुछ हो गए तो क्या करोगी? अगली बार उसे मेरे क्लिनिक में लाना होगा, मैं उसका मुआयना करके दवाएं दूंगा, वरना नहीं। अम्मा जी डर गई। डॉक्टर साहब, सच कह रहे हो या मजाक कर रहे हो? अम्मा जी की आंखों में एक खौफ दिखाई दे रहा था। तुमने एक बार कहा था कि वो 30-35 बरस का हो गया है। क्या इसके पाँव नहीं है दवाखाने में आने के लिए? काम धंधा कुछ करता नहीं, दिन भर घर में पड़ा रहता है। अपनी बूढ़ी और बीमार माँ से भीख मंगवाता है। मुफ्त की रोटियां तोड़ते उसे जरा भी शर्म नहीं आती। मैंने निहायत गुस्से में कहा। मेरी गुस्सा भरी बातें सुनकर अम्मा जी मेरे करीब आई और बोली, डॉक्टर साहब, ये सच है कि 30-35 बरस का है वो, मगर यहाँ नहीं आ सकता। पैदाइशी तौर पर दोनों पैरों से माजूर है। मैं भीख मांगकर गुजारा करती हूँ। इस बात की उसे शर्म आती है या नहीं, ये मैं नहीं जानती, क्योंकि वो माजूर होने के साथ साथ पागल और दीवाना भी है। इतना कहकर अम्मा जी रोमांसी हो गई। मैं शर्मिंदा हो गया। किसी के बारे में कुछ जाने बगैर गुस्से में क्या कुछ कह गया। अम्मा जी, मुझे माफ़ करना, गलती हो गई, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है। डॉक्टर साहब, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? ये तो तकदीर का फेल है, मुझे इसका कोई भी मलाल नहीं है। अम्मा जी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। क्या 9 महीने पूरे होने से पहले ही पैदा हो गया था? मैंने कुछ तवक्कुफ के बाद पूछा। मुझे क्या पता? अम्मा जी ने बेफिक्री से कहा। तुम्हें कुछ पता नहीं, ऐसा क्यों? मैंने दोबारा पूछा। हाँ डॉक्टर साहब, मुझे कुछ भी पता नहीं है। वो मेरे पेट से नहीं है, सौतन का बेटा है। अम्मा जी ने एक ही सांस में सब कह दिया और चुप हो गई। मैं हैरतज़दा होकर उनकी तरफ देखने लगा। सारा मामला मेरी समझ से बाहर था। अपनी पेशा वाराना आदत से मजबूर मैं अम्मा जी को कुरेदना शुरू किया। उनके पुराने जख्मों की खपली निकलती गई, परतें खुलती गई और जख्म फिर से हरे हो गए। अम्मा जी की शादी हुए बरसों बीत गए।
मगर अपने शौहर को औलाद का सुख न दे सकी। बरसों इंतजार के बाद शौहर घर में सौतन ले आया। उस दिन अम्मा जी के ऊपर गमों का पहाड़ टूट गया। सौतन ने आते ही पूरे घर पर कब्जा कर लिया। शौहर ने बाजू का छोटा सा मकान देकर घर से बाहर निकाल दिया। सौतन और शौहर ने अम्मा जी को तकलीफें देने शुरू कर दी। महज 2 वक्त के खाने और सर छुपाने के लिए के अवध घर के सारे काम करना होता था। आखिर सौतन का पालना हिल गया। 1 बरस में ही सौतन ने शौहर को औलाद का सुख दिया। बेटा पैदा हुआ जो दोनों पैरों से माजूर था। 6 महीने बाद ही शौहर एक सड़क हादसे में फौत हो गया। सौतन को दुखों ने आ घेरा और उसी दुखों के चलते 1 बरस के बच्चे को छोड़कर दुनिया सिधार गई। मैयत के दिन बच्चा दिन भर रोता रहा। अम्मा जी ने भी कोई ख्याल नहीं किया। वो तो बस रात होने का इंतजार करने लगी ताकि बच्चे को किसी दरवाजे पर छोड़ आए। रात होने पर अम्मा जी ने बच्चे को गोद में उठाया, घर से बाहर निकली। बच्चा भी माँ समझकर अम्मा जी की छाती से चिमट कर चुप हो गया। जिंदगी में पहली बार अम्मा जी के दिल में माँ होने का एहसास जागा। सारे जिस्मों में एक बरकी रौ दौड़ गई, गोया आज उनका वजूद मुकम्मल हो गया। बच्चे को किसी दरवाजे पर छोड़ आने के बजाय इसके लिए बाहर से दूध लेकर आ गई और सौतेली से सगी माँ बन गई। आज 35 बरस बीत गए। इस माजूर और अपाहिज बच्चे की परवरिश करते इलाज मुआलजे में घर बिक गए, जेवरात बिक गए, मगर बच्चे की हालत जूं की तूं रही। इस पे कोई सुधार नहीं हुआ। कोई अगर किसी के लिए कुछ करता है तो उसके पीछे एक आस होती है कि कल उसका फायदा होगा, मगर यहाँ सब कुछ लूट जाने के बाद भी किसी तवक्के के बगैर भीख मांगकर अम्मा जी बच्चे की परवरिश कर रही थी। मैंने अम्मा जी का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, फिर भी इसके लिए इतना क्यों करती हो? मुझसे रोजाना दवाएं लेकर उसे ठीक करने की कोशिश करती हो। भला ये कैसे मुमकिन है? वो ठीक होने वाला नहीं है। अम्मा जी की आंखें भर आई। मेरा ही है वो, मेरे शौहर की निशानी है। मैं हर रोज सपने में देखती हूँ कि वो ठीक हो गया है। कम अज कम मुझे सपने तो देखने दो। इसी खातिर मैंने अपनी आंखों का ऑपरेशन करवाया था ताकि उसे अच्छी तरह देखती रहूं। मगर कब तक करती रहोगी ये सब? मैंने पूछा। जब तक जिंदगी है तब तक। फूल को क्या मालूम कि वो भगवान के चरणों में डाले जाएंगे या किसी मज़ार पर वो फूल ही कहलाएंगे, अपनी खुशबू बिखेरते रहेंगे और खिलते रहेंगे। ऐसा ही कुछ हमारा भी है। सपने, शीशे और रिश्ते अगर टूट कर बिखर जाए तो बहुत ही चुभन होती है। हाँ, मगर इसी चुभन से जिंदगी का फलसफा वजूद में आता है। डॉक्टर साहब, खोखले बांस सिर्फ आवाज करते हैं, मगर उसे छेद कर सुराग बनाए जाए तो एक बांसुरी तैयार होती है जिससे नहायत सुरीली आवाज निकलती है। खोखले बांस होने से अच्छा है कि अपने जिस्म को छेद कर सुराग करके बांसुरी बन जाए। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अम्मा जी कहाँ से सीखा है ये सब? मैंने पूछा। सीखना नहीं पड़ता, जिंदगी सब कुछ सिखा देती है। अम्मा जी ने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मुझे तो यही फिक्र खाई जा रही है, अगर मैं मर गई तो उसका क्या होगा? वो तो कुछ ही दिनों में अपने आप मर जाएगा। अम्मा जी साड़ी के पल्लू में अपना चेहरा छुपाए बिलख कर रोने लगी। दिल में बस यही एक ख्वाहिश रह गई है, कहकर वो खला में तकने लगी। कैसी ख्वाहिश? मैंने पूछा। अम्मा जी मेरे करीब आकर कहने लगी, कोई भी सगी या सौतेली माँ ऐसा नहीं कहेगी, बस यही कि वो मुझसे पहले मर जाए। मुझे एक झटका सा लगा। मैंने दवाएं उनके हवाले की। दवाएं लेकर जाते जाते अम्मा जी ने मुड़कर मेरी जानिब देखा। बोसीदा जिस्म, जा बजा पेवन लगी साड़ी में मलबूस, अपनी इज्जत नफ्स और अना की परवाह किए बगैर भीख मांगकर सौतेले बेटे की परवरिश करने वाली, अपने जिस्म को छेद कर जिंदगी का सुरीला नगमा सुनाती इस बांसुरी को मैं तकता रह गया। अपना अफसाना पेश कर रहे थे मोहतरम डॉक्टर मुख्तार अंसारी साहब। इस पर जो साहबान तबसरा करना चाहे नेचर बांसुरी उन्वान है बांसुरी।
मुख्तार अंसारी साहब का अफसाना बांसुरी अपनी बुनत के हिसाब से लाजवाब है। क्लाइमेक्स तक पहुंचते पहुंचते सब कुछ वाज़ेह हो जाता है, सब अच्छा है, मंजर निगारी अच्छी है, जज्बात निगारी का खुसूसी ख्याल रखा गया है। सिर्फ एक चीज़ की कमी महसूस होती है और वो खटकती है। वो दो किरदार जो हैं बुढ़िया का और डॉक्टर का, दोनों की गुफ्तगू जो है वो बहुत सपाट है। वो बुढ़िया का और डॉक्टर का दोनों का लहजा, लबो लहजा और गुफ्तगू के अंदाज दोनों एक जैसे हैं। वो बुढ़िया जो रोड पर भीख मांगती, तकरीबन 35 साल से भीख मांग रही है, उसके अंदर सारी जिंदगी के तजुर्बात का निचोड़ है, लेकिन बहरहाल वो जाहिल है। जो बेसाख्तगीपन उसमें चाहिए थी वो उसकी वजह से वो अफसाना मजरू होता है। सिर्फ मेरी इतनी दरख्वास्त है कि वो तमाम डायलॉग्स जो बुढ़िया थे उसको रीराइट किया जाए, फिर से देखा जाए और उसके अंदर वो बात वही कही जाए, लेकिन एक जाहिल तजुर्बाकार बुढ़िया किस ढंग से बात करेगी वो अंदाज उसमें आना चाहिए, क्योंकि गुफ्तगू से किरदार खड़ा होता है, उसकी माशरत झलकती है उसमें। वो जो है उस चीज़ को जो है वो उसमें वो खाना जो है वहाँ पर थोड़ा सा मैंने मजहूल सा हो जाता है। तो थोड़ी सी उस चीज़ को आप हो सकता है कि मुझसे इत्तेफाक ना करें, मैं अपने एहसासात और अपनी बराबर महसूस किया वो मैं कह रहा हूँ। बाकी सब कुछ अच्छा है, अच्छा अफसाना है, मौजू अच्छा है, क्लाइमेक्स अच्छा है, उसके लिए आपको मुबारकबाद। सिर्फ एक चीज़ पर उस पर नज़रसानी करना। मैं बोलना नहीं चाहता था मगर बोलो दूसरों के दिए हुए जो रिमार्क हैं मेरे नहीं। अगला तो जो अफसाना पेश किया इंसानियत का दर्द उसमें भरा हुआ, इसमें और भी बहुत सारी खूबियाँ होंगी जो आप लोगों की नज़र में आ गई हैं। अफसाना सुना आपने, लेकिन मैंने करीब 15 साल पहले की बात है, इंशा कलकत्ते से निकलता है, बेसी नहीं जा उसकी एडिटर हैं। इंशा के अंदर एक शिकायत आई थी, उसने लिखा कि अफसाने के बारे में हम लोग परेशान हैं, हम जैसी तहरीर चाहते हैं वैसी तहरीर हमारे पास आती ही नहीं है। तकरीबन सारे अफसानों पर मुर्दगी और अफसुर्दगी छाई रहती, ये शिकायत थी उनकी। 15 साल। हाँ, बोले उस वक्त से पहले जो लिखे गए थे तो उस जमाने से अफसुर्दगी और पदमुर्दगी वाले अफसाने चले आ रहे हैं। ये हाँ, वो राय उनकी है, फिर इसी ने इजाज़ किया, मैंने उनकी बात को यहाँ पेश किया है। अच्छा, दूसरी बात जो मुझको याद आई थी इनके अफसाने में, वो शिकायत भी एक अदारिये में पढ़ने को मिली थी। उस अदारिये वाले ने लिखा था कि तहरीरें ऐसी आती हैं, कहानियाँ ऐसी आती हैं, अफसाने ऐसे आते हैं कि जिसमें मुसन्निफ ही सब बयान करता चला जाता है। वो ऐसा चाहते हैं कि किरदार बयान करे, डायलॉग में आवे, मुकालमों में आवे, जिंदगी के और शगुफ्तगी के साथ आवे। सिर्फ मुसन्निफ मंजर कसी करता चला जाए, ये अच्छा नहीं लगता। तो ये भी राय एक रिसाले के एडिटर की। बस ये दो बातें मुझको बोलनी थी, और भी बातें याद आती रहती है मुझको। उसमें दोनों बातें हैं ना, दोनों कमजोरियां हैं ना। आपकी क्या राय? वो जो उन्होंने बयानिया शुरू किया तो वो बुढ़िया जो बोलती है
पूरा मंजर पेश कर दिया, बचपन से लेकर उसके लड़के का ये एकदम साफ मुसन्निफ का बोला हुआ लगता है। वो चाहे वो बुढ़िया ही बोल रही हो, उसको कुछ रंग देना चाहिए, रंग। हाँ, उसमें रंग पैदा करना चाहिए आप। मैं समझता हूँ कि मैंने महसूस किया है, पहला जो अफसाना था उससे दूसरा अच्छा था, दूसरे से आज का तीसरा अच्छा है। मैं उनको मुबारक की बात से मैं भी इत्तेफाक करता हूँ कि वाकई में इनके अंदर एक निखार आ रहा है अफसाना लिखने में। और सबसे अहम बात जो इन्होंने की कि भाई ये एक बयानिया है और ये है, तो अफसाना हो, आपकी कहानियाँ भी बयानिया है, अफसाने ये तो रहेगी ना। अब अगर अपन मुकालमा रखेंगे कि भाई वो औरत ऐसा बोल रही है, तो ये फिर एक ड्रामा हुआ, ड्रामे की सीरीज में चले जाएंगे। ड्रामे में होता है कि भाई वो किरदार बोल रहा है, फला किरदार बोल रहा है, वो किरदार बोल रहा है, तो अफसाने में तो बयान नहीं रहेगा ना। एक राइटर जो है उसको बयान करता है कि भाई वो बुढ़िया है, वो भीख मांगती है, वो डॉक्टर उसको ऐसे बोलता है, वो ऐसा, तो ये बयान ही रहता है, इसमें क्या का बात है। हाँ, एक बात ये है कि आजकल जो अफसाने लिखे जा रहे हैं या ज़्यादातर सुनने में जो अफसाने आते हैं, उसका क्लाइमेक्स ऐसा रहता है जो दर्द अंगेज रहता है। तो मैं भी इससे इत्तेफाक करता हूँ कि भाई ऐसा अफसाना लिखा जाए कि जिससे क्लाइमेक्स में आदमी को एक खुशगवार फर्क महसूस हो, खुशगवार हो कि भाई अच्छा लगे। अब इसमें कैसा है भाई वो अच्छा, इसमें एक इनके अफसाने में एक बात बहुत अच्छी है, इन्होंने जो बयान किया है भाई वो लड़के की भीख मांगकर परवरिश करती है, ये करती है, सब आखिरी में जो जज्बाती टच दिया इन्होंने बहुत अच्छा दिया है। वो चाहती है, डॉक्टर को कान में बोलती है कि मैं चाहती हूँ मुझसे पहले ये मर जाए, बहुत जज्बाती, मुबारकबाद। खारी साहब का मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने जिंदगी की हकीकत को बयान किया, एक फैक्ट है। इकबाल वर्की सर ने जिस बात का तज़किरा किया है कि जो बोलने का जो अंदाज है गुड़िया का और डॉक्टर का, इस बात में मैं मुत्तफिक हूँ, क्योंकि एक बादशाह जो है, मिसाल के तौर पर एक बादशाह के पानी मांगने का स्टाइल अलग होगा, एक फ़कीर के पानी मांगने का स्टाइल अलग होगा। दोनों पानी मांग रहे हैं, लेकिन दोनों का अंदाज अलग होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि मुख्तार अंसारी साहब ने इस हकीकत, अफसाने और कहानियाँ जो होती हैं हमारी ज़िंदगी से ही उधार ली हुई चीज़ें होती हैं, हमारी ज़िंदगी का एक अक्स होती हैं। और दर्द जो है इंसानी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा एक दर्द जो है इंसानी ज़िंदगी के एक अलमिया है। तो मुख्तार अंसारी साहब ने जो हकीकत पेश की है, मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ज़िंदगी से उन्होंने ये अपना कहानी और अफसाने को आगे बढ़ाया है। जैसा कि मुझे पढ़ने में आया था सर कि एक औरत जो अपने 40 साल तक एक बच्चे को पाल रही थी, अपंग बच्चा था, 40 साल तक पाल रही थी, वो बच्चे का जब इंतकाल हुआ तो लोग परेशान हुए कि ये बच्चे को पाले कौन, खिलाएगा कौन, तो वो खाना कैसे खाता किसी को मालूम नहीं था। एक निवाला जब उसके मुंह में डाला गया, ये फैक्ट बता रहा हूँ, एक निवाला जब उसके मुंह में डाला गया तो उसके हलक में वो निवाला फंस गया और बच्चा वहीं मर गया। मालूम ये हुआ कि माँ जो है 40 साल से वो निवाले को चबा चबा के बारीक करके पहले अपने मुंह में, फिर उसको मुंह में डालती थी। इस तरह 40 साल तक वो औरत जो है वो अपने बच्चों को पालती रही। ये एक फैक्ट, हकीकत बात बता रहा हूँ। तो इकबाल मुख्तार अंसारी साहब ने जो हकीकत बयानी की तरफ बातें की हैं, वरना आज तो हालात ये हैं कि अपने बच्चों के खिलौने, तो आज तो हालात ये हैं कि अपने बच्चों के खिलौने तो उसे याद रहे, घर में बीमार पड़ी माँ की दवा भूल गए। इस तरीके के हालात है। मेरा बहुत बहुत मुबारकबाद। माफ़ कीजिएगा, मैं थोड़ा सा 20 साल हो गए नसरी अदब में। अफसाना हम अभी तक के राइटर को अपना मर्जी हम थोपते हैं कि हमारी मर्जी के मुताबिक लिखें। देखिए, अफसाना टेक्निक के हिसाब से अलग होता है, मौजू के हिसाब से अलग होता है। हम मौजूआती बहस करते हैं और उसी में अफसाने को लपेट देते हैं, उसकी टेक्निक अलग होती है। मुसन्निफ अपने इनफरादी तौर पर अपने कलम को चलाता है, वो जिस टेक्निक को चाहता है वो उसका इस्तेमाल करता है।
उसमें मुख्तलिफ किस्म की टेक्निक, बल्कि उसमें तजुर्बात भी हुए हैं, आए हैं। किसी ने सिंबलिज्म पर लिखा, किसी ने एक्सप्रेशनिज्म पर लिखा, किसी ने फ्लैशबैक की टेक्निक पर लिखा, किसी ने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक पर लिखा। ये टेक्निक होती है अफसाने की, वो इंडिविजुअल राइटर के ऊपर होती है, वो जो चाहे वो इस्तेमाल कर सकता है। उसमें मौजू वो चाहे जो ले सकता है। हम ये नहीं उससे इन्हें तवक्को कर सकते हैं कि हमारी मर्जी के मुताबिक वो मौजू का इंतखाब करें। हो सकता है हम अपने तौर पर बहुत ज़्यादा इन्हें अक़दार की पासदारी करते हैं और अक़दार को पसंद करते हैं और वही चीज़ तलाश करते हैं। जिंदगी सिर्फ हमारी नहीं है, हम जैसे पहले हुए करोड़ों अरबों इंसान की जिंदगी है और जितने इंसान उतने मौजूआत हैं। हर एक की फीलिंग अलग है, हर एक की सोच अलग है, हर एक का अमल अलग है। एक राइटर कहीं से भी कुछ भी उठा सकता है, टेक्निक अपनी इंडिविजुअल इस्तेमाल करेगा, अपनी इरादी इस्तेमाल करेगा, अपने ढंग से उस कहानी को पेश करेगा। तो हम जब बहस करें तो इन तमाम चीज़ों को नज़र में रखकर ये नहीं हम कि उसको हम अपना कलम देके इससे लिख, ये हम पाबंदी नहीं लगा सकते। मैं समझ रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ बराबर तो वहाँ तक के। तो ये नसरी अदब में जब इस किस्म की बहस होती है तो मुझको बड़ा कुफ्त होती है कि 20 साल बाद भी हम वो इब्तिदा की जो बहस थी अभी तक वहीं पर अटके हुए हैं और वही अब तक के हमें वो मेच्योरिटी क्यों नहीं आई। आप जो बोल रहे हैं उसके लिए वर्कशॉप रखना पड़ेगा, वर्कशॉप रखना वर्कशॉप रखना वर्कशॉप आने की टेक्निक और इसके ऊपर बहस की जाएगा। सही बात है, अच्छा मौजूद अभी तक वर्कशॉप रख के समझाया जाए या और कोई तरीका है। बहरहाल ये थोड़ा सा थोड़ी सी इसके ऊपर वो होना चाहिए। और थोड़ी सी एक चीज़ जो मैं महसूस करता हूँ वो वर्कशॉप भी अगर हम शायद महीने में 1-2 अफसाना यहाँ जो सुन लेते हैं उसके बाद सही बात है। ये वो जो सन्नाटे का वो जो शोर सुनाई देता है उसकी वजह वही है जहाँ तक मैं समझता हूँ। तो थोड़ा सा हम मुताले की तरफ भी जाए। हम अगर 2-4 अफसाना एक हफ्ते में भी पढ़ लें तो बहुत सारी चीज़ हमारे सामने अस खुद जो है वो आया हो जाएगी और रोशन हो जाएगी कि हम कहाँ जा रहे हैं और अफसाना या आज की जो तहरीरें हैं या आज का अदब कहाँ जा रहा है। ये बहुत सारी चीज़ वाज़ेह हो जाएगी। माफ़ कीजिएगा, मैं ज़रा सा सबसे पहले तो मैं डॉक्टर इफ्तार अंसारी सर को मुबारकबाद दूंगा कि उनका जो अफसानी सफ़र है वो इब्तिदा की जानिब माहिल है। जैसा कि जावेद सर ने कहा कि पहला अफसाना, दूसरा अफसाना, तीसरा अफसाना, और मैं दुआ करूंगा कि उनका हर अफसाना जो है वो पिछले अफसाने से बेहतर रहे। बहुत अच्छे तरीके से कई तकलीफी जुमले उन्होंने इस्तेमाल किए। उसके बाद में माँ की ममता जो होती है उसका भी बेहतरीन मुजाहरा उसके अंदर हुआ, जिसको हम जज्बात निगारी का भी नाम दे सकते हैं। उसमें उन्होंने जो कहा, एक माँ की ज़ुबान से जो डायलॉग पैदा हुआ कि मैं ये चाहती हूँ कि ये बच्चा जो है मुझसे पहले मर जाए या इसका इंतकाल जो है मुझसे पहले हो जाए। तो इस जुमले पे वो हारून अख्तर का अफसाना जो है वो याद आया, माँ के हाथ काट दो। उस अफसाने का उन्वान पढ़ने के बाद आदमी जो है वो कंफ्यूज हो जाता है कि माँ के हाथ काटने के लिए अफसाना निगार क्यों कहेगा। लेकिन जब अफसाना मुकम्मल होता है तो बात समझ में आती है कि अफसाना निगार का मंशा क्या है। और यहाँ पे एक बात आई कि ये जो है सिर्फ बयानिया अफसाना है, तो अफसाने की जो है बहुत सारी अक़साम, बयानिया अफसाना हो गया, उसके बाद में अलामती अफसाना हो गया, तजरीदी अफसाना हो गया। तो ये अफसाना जो होता है वो अपना कहना चाहिए कि टेक्निक खुद ले कर गया। अफसाना निगार कुछ जहन बनाता नहीं है कि मैं अलामती पैरा में लिखूँगा या तजरीदी अफसाना लिखूँगा। तो ये अफसाना निगार शुरू करता है और ख़ुद ब खुद जो है उसका जो उसलूब है या उसकी टेक्निक जो है
वो तय होती चली जाती है। तो इसके लिए ये एक बयानिया अफसाना है, इस पर मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं शादी का सब साथ में दरखास्त कर रहा हूँ कि वो अपनी तकलीफ पेश करें। 55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।